नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है खेती के रंग कृषि के संग कार्यक्रम में। मैं भी आप ही की तरह इंतज़ार कर रहा हूँ हमारी होस्ट नेहा का और हमारे एग्रोनॉमिस्ट निधि का, जो कि आपके प्रश्नों के ऊपर चर्चा करके आपको जानकारी साझा करेंगे और मुझे आशा है कि वो जानकारी आप अपनी खेती में उपयोग करके अपनी खेती को उत्तम करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मेरे किसान साथियों, मैं हूं आपकी सूत्रधार नेहा और हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती के रंग कृषि के संग, पावर्ड बाय महिंद्रा एंड स्वराज। आज हम बात करेंगे सुनहरे गेहूं की फसल के बारे में। हम समझेंगे गेहूं का सही पोषण, तन्नों से होने वाली परेशानी और पानी की कब कब जरूरत पड़ती है। आज हमारे साथ है महिंद्रा कृषि विशेषज्ञ निधि स्वामी, जो साइंटिफिक ज्ञान को किसानों की बोली में बदलना जानती हैं। आपका शो पे बहुत बहुत स्वागत है निधि। सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, और इस शो में आना और गेहूं के इस यात्रा का पार्ट बनना, गेहूं के इस यात्रा में आपके साथ जुड़ने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपको इस बात का। अपने बारे में मैं बताती हूँ तो मेरा नाम है निधि स्वामी और मैं अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा कृषि के साथ में पिछले 6 साल से एसोसिएटेड हूँ और यहाँ पे मैं एज ए एग्रोनॉमिस्ट अपने किसानों के साथ में काम कर रही हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई जो है GBPU 80 पंतनगर, मतलब गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से पूरी की है और बाय प्रोफेशन में एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर किया है। तो निधि जी से हम बहुत सारी बातें करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, जैसे कि गेहूं की फसल को पहले दिन से क्या ज़रूरत होती है, कौन से फर्टिलाइजर्स, कितना पानी, कौन से न्यूट्रिएंट्स, और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को भी यही एक्साइटमेंट हो रही होगी। तो निधि जी, आपके लिए सबसे पहला सवाल, हमें बताइए कि गेहूं के लिए मूल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और उनका क्या योगदान होता है? बिल्कुल नेहा, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो मूल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मूल पोषक तत्व भी बोल सकते हैं इनको, तो पोषण जो है फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पोषण का सीधा सीधा संबंध उपज से है। तो जो हमारे मूल पोषक तत्व है वो बेसिकली आपका 3 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसपे आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम शामिल होता है। और मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड का डेटा है वो बताता है कि इंडियन सॉइल्स जो है, भारतीय मिट्टी जो है, वो उस पर लगभग 70% तक नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, 15% तक फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है और 11% तक जो है पोटाशियम की कमी पाई जाती है। और ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक्चुअली फसल को सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो वो ही फसल जो हमारी आज की मिट्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में है, जबकि फसल को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो नाइट्रोजन मतलब अगर हम बात करें कि इनका क्या रोल है बेसिकली क्रॉप के लिए, क्यों ये ज़रूरी है, तो नाइट्रोजन जो है, जो आपका क्रॉप का इनिशियल वेजिटेटिव स्टेज होता है, जिसे वानस्पतिक अवस्था भी बोलते हैं, तो उस समय पे जितनी विकास है, जितना ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, चाहे हम हाइट की बात करते हैं, टिलरिंग की बात करते हैं, तो उस सब के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो कई जो किसान हैं हमको कई बार पूछते हैं कि पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही है, हरा नहीं हो पा रहा है, तो वो काफ़ी हद तक नाइट्रोजन से संबंधित समस्या होती है। और क्योंकि आज के सॉइल में, जैसा कि मैंने बताया, कि नाइट्रोजन काफ़ी कम हो गया है, उसकी वजह से ये रिकरिंग या आम होने वाली समस्या है, आप ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा जो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का सीधा सीधा संबंध आपके जड़ों से होता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो फसल है वो जो भी हम न्यूट्रिएंट्स या जो भी हम फर्टिलाइज़र्स को डालते हैं सॉइल में या अपने मिट्टी में, चाहे हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स की बात करें या फिर जो खुद से मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं, वो जो पौधा है वो जड़ों से ही लेता है। तो अगर जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा तो चाहे हम कितना भी ऊपर से पोषण दे रहे हैं फसल में,
फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक, बट अल्टीमेटली वो हमारे क्रॉप को, जो हमारी फसल है उस तक पहुंच नहीं पाता। तो फॉस्फोरस जो है बहुत ज़रूरी है। तो जो तीसरा इम्पॉर्टेंट अपना मूल पोषक तत्व है वो पोटाशियम है, और उसकी जो ज़रूरत होती है स्पेशली जब अपनी फसल मैच्योरिटी की तरफ जाती है, तो जब दाने भरने लगते हैं, दानों का वज़न बढ़ता है, तो उसके लिए एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और दूसरा जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है अपनी फसल में, साथ में जो बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें, जैसे कि ज़्यादा धूप है, ज़्यादा गर्मी है, कभी सूखा पड़ गया, कभी ज़्यादा बारिश हो गई, तो उन सब से जो एक स्ट्रेस टॉलरेंस प्रॉपर्टी होती है वो प्रदान करता है। तो ये सब चीज़ें फसल को एक बैलेंस्ड अमाउंट में चाहिए। जैसे हम, अगर मैं आपकी और अपनी बात करूं, तो हमें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल, जिसमें कि आपका रोटी, सब्जी, लाइक दही, चावल, सब कुछ एक सुनिश्चित और संतुलित मात्रा में होगा तो हमारी हेल्थ सही रहती है। तो उसी तरीके से फसल को भी एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत है, और उसके लिए जो आपके मूल पोषक तत्व है और जो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो कि कम मात्रा में फसल को चाहिए होते हैं, तो उनका जब एक बैलेंस होता है तो हमारी फसल को अच्छे से पोषण मिल सकता है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि जैसे इंसान सिर्फ रोटी पे नहीं जिंदा रह सकता, वैसे ही ये जो हमारी फसल है इसे चाहिए NPK, है ना, जिन्हें हम 3 भोजन भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 3 मजबूत स्तंभ हैं, और साथ में कई बार किसानों को लगता है कि नाइट्रोजन ही जो है वो आपका उपज के लिए जो है ज़्यादा ज़रूरी है, मगर बैलेंस इज़ द की। तो निधि जी, हमारे कृषि से जुड़े सबसे पहले किसान भाई का सवाल देखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल हमें आया है बदायूं के मुदसेना गांव से। मेरा नाम अनुराग यादव, ग्राम मुदसेना कला का रहने वाला हूँ। मैं कृषि सेंटर म्याऊ बदायूं 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 1 एकड़ जितने प्लाट के लिए, तकनीकी प्लाट के लिए लिया है। इसमें गेहूँ किल्ला बच्चा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो निधि जी, अनुराग भाई ने हमसे यही पूछा है कि गेहूं में अधिक फुटाव के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये काफ़ी किसान भाइयों का प्रश्न रहता है, और फुटाव से पहले हम समझ लेते हैं कि वो क्या मायने हैं उसके। फुटाव का मतलब होता है टिलरिंग, या जो कल्ले निकलते हैं। तो ये सीधा सीधा जो अभी हमने जैसे बात की थी, नाइट्रोजन किस तरीके से वनस्पतिक अवस्था में पौधे को सपोर्ट करता है, तो ये वनस्पतिक अवस्था में ही टिलरिंग होती है, और पोषण का बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रोल होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम सिर्फ किसी एक रसायन या प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। हमें सबसे पहले शुरुआत से ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा पहले तो बीज का चयन सही होना चाहिए, बीज का दर, जिसको हम सीड रेट कहते हैं, वो सही होना चाहिए, और बीज हमें उस हिसाब से चयन करना पड़ेगा। जैसे कई बार अगर हमारी पहली फसल हमने धान ली और किसी वजह से उसकी कटाई देरी से हो रही है, और फिर हम आगे जो है गेहूं लेना चाह रहे हैं, तो वो अगर डिले हुआ है तो हमको फिर लेट सोन वैरायटी को इस्तेमाल करना चाहिए अपने फसल लगाने के लिए। ऐसा बीज हमें चुनना चाहिए। अगर हम इस तरह ये नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका जो ग्रोथ होती है पौधे की वो सही नहीं हो पाती, क्योंकि टाइम का मिसमैच हो जाता है। जिस समय पे उसे खेत में जाना चाहिए था उस समय पे नहीं जा पाएगा, तो विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरा, पोषण प्रबंधन बहुत ज़रूरी है कि हम शुरुआत में जो बेसल डोज, जो आधार खुराक होती है, जो हम बुवाई के समय पे देते हैं, तो वो साथ में जब हम 20-25 दिन के आसपास पहला टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं या 50 दिन के आसपास हम दूसरा टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो वो सब देना, उस समय पे भी हम नाइट्रोजन यूरिया के फॉर्म में देते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, उससे भी हमारे जो कल्ले और फुटाव होता है वो अच्छा होता है। साथ में खरपतवार का जो कंट्रोल होता है या मैनेजमेंट, नियंत्रण, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार जो होता है अपनी फसल में 20 से 30% तक की उपज में कमी ला सकता है, और फुटाव को भी कम कर देता है, क्योंकि जितना पोषण होता है वो ले लेता है और फसल को कुछ नहीं मिल पाता। तो ये सब ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें, जैसे माइकोरिज़ा होता है एक उत्पाद, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बुवाई के समय पे कराए तो बहुत अच्छा, वरना पहले पानी के साथ जो किसान भाई हैं वो डाल सकते हैं। और साथ में आप वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स कुछ आते हैं आजकल, तो उसमें NPK 19-19-19 और मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इसको मिला के अगर खेत में डालेंगे तो डेफिनेटली
अच्छा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। निधि जी, मुझे पूरा भरोसा है कि इस वक्त अनुराग भाई बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने इतने विस्तार में सब कुछ समझाया है। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि सही फर्टिलाइज़र का डोज ये कैसे तय किया जाए? तो नेहा जी, इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल सा आंसर दूंगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपने सॉइल का टेस्टिंग कराई जाए। सॉइल टेस्ट, जो कि हम काफ़ी लोग इससे हम वाकिफ़ भी हैं। तो अब मैं थोड़ा बताना चाहूँगी आपको कि 2015 में भारत सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत की थी। और आज अगर फरवरी 2025 तक का डेटा हम देखते हैं तो 25 करोड़ से भी ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। और जो ये स्कीम है ये अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का पार्ट बन चुकी है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सॉइल टेस्टिंग का। और ये आज अब जो भारत सरकार है वो सिर्फ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने पे फोकस नहीं कर रही है, बल्कि वो ओवरऑल सॉइल की हेल्थ और फर्टिलिटी पे फोकस कर रही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है सॉइल टेस्टिंग कराना। और उससे हमें पूरा अच्छे से पता चल जाता है कि हमारी जो ज़मीन है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। अगर नहीं है तो हमें उनको कितनी मात्रा में देना है, तो ये अच्छे से हमें पता चल जाता है। लेकिन निधि जी, हमें कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए, कब कब कराना चाहिए, कितने समय के बाद? जी, तो किसान जो है 3 साल में एक बार अपने मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। और उसके लिए वो जो नियरेस्ट KVK है, जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको एक सॉइल सैंपल देना होता है और उसकी टेस्टिंग के बेसिस पे आपको सॉइल हेल्थ कार्ड बन के मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि मिट्टी में क्या पोषक तत्वों की क्या मात्रा है। और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारी मिट्टी जो होती है उसमें पोषक तत्व होते हैं, मगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होने की वजह से, जैसे कि pH है, सैलिनिटी, अल्कलिनिटी है, उसकी वजह से वो मिट्टी में होते हुए भी फसल को नहीं मिल पाते। तो जैसे कि मैं फॉस्फोरस की बात अगर आपको बताऊं, फॉस्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमने अभी मूल पोषक तत्वों में भी काफ़ी चर्चा की, जिसके ऊपर वो मिट्टी में होता है, अच्छी मात्रा में भी होता है, मगर वो फिक्स्ड फॉर्म में होता है, मतलब वो फसल को मिल नहीं पाता। तो उसको हम फॉस्फोरस फिक्सेशन बोलते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में आप कितना भी DAP डाल देंगे अपने फसल में, मगर फसल उसको ले नहीं पाती, तो वहाँ पर हमको कुछ और इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम pH को सही कर पाएँ, हम जिप्सम का इस्तेमाल करें, लाइम का इस्तेमाल करें, तो उस तरीके की चीज़ें करके हमको जो है हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, मगर फर्टिलाइज़र डालने से सॉल्व नहीं होगी। तो जैसे कि मैं समझ रही हूँ, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बिना जांच करे हमें कोई भी दवाई नहीं दे देते हैं, उसी तरीके से सॉइल टेस्ट करने के बाद ही हमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। और अगर किसी वजह से किसान जो है वो नहीं करवा पा रहे हैं सॉइल टेस्ट, तो हर राज्य की अपनी अपनी सिफारिशें होती हैं, उसके हिसाब से किसान जो है खाद का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगी, जैसे यूपी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बदायूं से एक प्रश्न था, तो नाइट्रोजन के लिए जो किसान है वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फोरस के लिए DAP का इस्तेमाल किया जाता है, और पोटाशियम के लिए MOP का इस्तेमाल। तो आप 30 किलो जब बेसल हम देते हैं, मतलब बुआई के साथ जो हम खाद देते हैं, उसमें 30 किलो यूरिया, 52 किलो DAP और 27 किलो तक MOP इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर जिंक सल्फेट डालना है तो 8 किलो जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। उसके बाद जब फसल 20-25 दिन के आसपास की होती है तो हम यूरिया का बुरकाव करते हैं, उसको हम फर्स्ट ड्रॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। उसमें 25 किलो यूरिया डाल सकते हैं। और जो दूसरा बुरकाव होता है, सेकेंड ड्रॉप ड्रेसिंग, वो 55 दिन के आसपास होती है, तो उसमें भी 25 किलो यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप हमें ये भी बता पाए कि मिट्टी की सेहत पे हम कैसे ध्यान दें? बिल्कुल नेहा, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सॉइल हेल्थ या मिट्टी की सेहत जो है, हमको उसके लिए काफ़ी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत रहती है। तो जैसे आजकल हम यूजुअली सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वैसी खादों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है उसकी संरचना जो होती है वो काफ़ी बदल जाती है। उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी में जैविक खाद का इस्तेमाल करें। तो जैविक खाद में जैसे आपका वर्मी कॉम्पोस्ट है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, पोल्ट्री मैन्योर आता है, तो काफ़ी इस तरीके के खाद होते हैं जो ओवरऑल आपका जो मिट्टी है उसकी सेहत को बेहतर कर देते हैं। तो ये जो दिक्कतें हैं कि जो
जो संरचना खराब हुई है या इस तरह की जो दिक्कतें हैं फिर थोड़ी कम हो जाती हैं। तो किसानों को यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर वो जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको अच्छी विघटित या अच्छे से सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जैसे वाइट ड्रप हम बात करते हैं, सफ़ेद गिरदार, तो उसकी समस्या खेत में आ सकती है। और जब भी हम खाद डाल रहे हैं तो ये हम बुआई से 20 से 25 दिन पहले डालते हैं, ताकि जब तक बीज खेत में जाए तब तक जो पोषण है उसको मिलना शुरू हो जाए। तो जैसे माँ अपने बच्चे को 3 वक्त का खाना देती हैं, वैसे गेहूं भी अपने खाने के लिए इंतज़ार करता है। बिल्कुल सही बात है। निधि जी, अगला सवाल आया है हमें हमारे किसान भाई अमर जी का, जो कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में रहते हैं। आइए देखते हैं। मैं अमर के भूलम गाँव से हूँ, जिला छिंदवाड़ा से। खेत की बोनी करने के लिए कैसी जगह बनाना चाहिए और कौन सा बीज बोना चाहिए जिससे उत्पादन अपने को ज़्यादा मिले? तो जैसा कि हमने देखा, अमर भाई हमसे यही पूछ रहे हैं कि अच्छी पैदावार के लिए खेत की बुवाई के लिए किस प्रकार से ज़मीन तैयार करनी चाहिए और कौन कौन से गेहूं के बीज हैं जो हमें बोने चाहिए। तो सबसे पहले खेत की तैयारी के लिए जुताई से शुरुआत करी जा सकती है, जिसके लिए वो जो भी प्लाऊ या कल्टीवेटर की सहायता से अपने खेत को अच्छी तरीके से जुताई करें और जो मोटे ढेले वगैरह रहते हैं उनको तोड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक सीड बेड प्रिपेयर करना है। उसके बाद में 2 से 3 बार आप रोटावेटर या कल्टीवेटर चला सकते हैं और फिर जो मिट्टी है उसको समतल करने के बाद सीड ड्रिल की सहायता से 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पे बुवाई कर सकते हैं। जहाँ तक बीज की बात है, तो आपके एरिया में जो भी सिफारिशत बीज है उसके हिसाब से आप जो है अपना बीज का चयन कर सकते हैं और बताई गई विधि से आप उसको तो किसान भाई जो है कुछ वैरायटी मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी वैरायटी का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि DBW 17 है, शरबती है, लोक 1 है, MPO 12-15 है। तो इस तरीके की कुछ वैरायटी है जो उस एरिया के लिए सूटेबल होती हैं और उनमें से किसान चयन कर सकते हैं। निधि जी, सीड्स की बात हो गई, वैरायटी की बात हो गई, बहुत बढ़िया। अब आते हैं घास पे, जैसे बथुआ हो गया, मंडूसी हो गई। ये जो गेहूं है इसमें वीड मैनेजमेंट इतनी दिक्कत क्यों देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने नेहा जी। तो जो खरपतवार है वो वैसे तो हर फसल के लिए बहुत दिक्कत देती है, मगर अगर गेहूं की मैं बात करूँ तो जैसे आपने भी बताया कुछ खरपतवार है, जैसे कि मंडूसी है, उसको गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, गेहूं का मामा भी बोलते हैं, या बथुआ है। तो ये जो खरपतवार हैं ये आसानी से किसी भी रसायन से कंट्रोल नहीं होते। तो आजकल इनमें एक रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई जो भी रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं उनसे ये खरपतवार कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। और जो शुरुआती समय होता है जब 40 से 45 दिन तक का, उस समय पर जो फसल और खरपतवार के बीच की स्पर्धा होती है, उसकी वजह से जो हमारी उपज है वो 30 से 40% तक भी कट सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शुरू में जब पौधा बहुत नाजुक होता है, अपने को खुद इस्टेब्लिश कर रहा होता है, उस समय पर खरपतवार उसका पोषण, सनलाइट, पानी सब के लिए कम्पीट करता है, एक तरीके से प्रतिस्पर्धा होती है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप शुरुआत से ध्यान दें, जब आप फसल की बुआई कर रहे हैं उसी समय पर बुआई के साथ में कुछ रसायन होते हैं जिनको प्री एमर्जेंस वीडिसाइड बोला जाता है, जैसे कि पेंडिमिथिलिन। तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप वो उपयोग करते हैं तो घास या खरपतवार जमती नहीं है, तो आपको 15-20 दिन का कंट्रोल उससे मिल जाता है। और फिर जब 20-25 दिन की फसल होती है उस समय पर आप कुछ और रसायन जैसे कि पिनॉक्साडिन है, क्लोडेनाफॉप है, मेट्रिब्यूजिन है, इस तरीके के कुछ रसायनों का इस्तेमाल करके जो उगी हुई घास होती है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और साथ में जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है वहाँ पर निराई गुड़ाई करने की भी आवश्यकता होती है। निधि जी, लगता है खरपतवारों की यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई है। हमारे किसान भाई रंजीत राव हमें समस्तीपुर से कुछ पूछना चाहते हैं। समस्या वही गेहूँ बिजाई करने के बाद खरपतवार जो आता है, चौड़ा पत्ती, वही खरपतवार ज़्यादा आता है। जी। तो निधि जी प्लीज़ इन्हें बताएं कि ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार से कैसे छुटकारा पाएं।
बिल्कुल, तो चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं, जैसे बथुआ हमने अभी बात करी थी, तो सबसे पहले जब बुआई के समय पर आप पेंडिमिथलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक रसायन होता है। और बाद में जब 20 से 25 दिन की अवस्था में आपकी फसल है, तो उस समय पर आप कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे मेट्रिब्यूजन 70% WP है, वो 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक कॉम्बिनेशन आता है क्लोडिनाफॉप प्लस मेट्रिब्यूजन का, तो उसको 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चौड़ी पत्ती की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक हल होती है, मगर फिर भी अगर कहीं ज़्यादा रेजिस्टेंस का दिक्कत है तो वहाँ पर आप हाथ से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और जब भी आप स्प्रे करें 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। निधि जी, हमारे सोशल मीडिया पे हमें एक सवाल आया है हमारे किसान भाई जीवन जी का, जो पूछ रहे हैं कि गेहूं के लिए सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी सिंचाई करनी चाहिए। तो जल तो जीवन होता है और बिना पानी के कुछ भी नहीं उगा सकते, मगर किस समय पर पानी देना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पानी की व्यवस्था उतनी नहीं होती है कि आप हर समय पे दे पाएँ, ज़्यादा जल्दी दे पाएँ। तो गेहूं की अगर मैं बात करूं तो गेहूं को पूरे फसल चक्र में 6 सिंचाई की ज़रूरत होती है। और अगर पानी की कमी है तो कम से कम 4 सिंचाई देना बहुत ज़रूरी होता है। उसको हम क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन भी बोलते हैं। और इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर इस समय पर हम सिंचाई नहीं दे पाते हैं किसी वजह से, तो फसल की उपज में कमी आ सकती है। तो सबसे पहली सिंचाई 21 दिन के आसपास, उसको क्राउन रूट इनिशिएशन बोला जाता है, जिसमें कि विकास, जड़ों का विकास हो रहा होता है उस समय पे। तो सबसे महत्वपूर्ण चरण है उस समय पे पहली सिंचाई का। उसके बाद दूसरी सिंचाई जो गांठ बनने की अवस्था होती है उस समय पे देते हैं, जिसको जॉइंटिंग भी कहते हैं। फिर जब फूल बनने लगते हैं उस समय पर दी जाती है। और उसके बाद जब दाने भरने का समय होता है तो उस समय पर देना ज़रूरी होता है। फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपका पानी, बाकी आपका लैंड प्रिपरेशन, सभी चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ यूरिया देके या नाइट्रोजन देके हम फसल की उपज नहीं बढ़ा सकते। निधि जी, अगला सवाल हमें मध्य प्रदेश से आया है और ये आया है हमारे किसान भाई शेखर जी का। देखते हैं। मेरा नाम शेखर वांदे है, ग्राम गुरैया, जिला छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं गेहूँ की खेती करता हूँ। मैं कृषि वैज्ञानिक से ये जानना चाहूँगा कि गेहूँ हमारा पाले पे आ जाता है एकदम फुल में, जब कोहरा और गिरता है पाला एकदम, तो क्या डालना चाहिए, उसके लिए कुछ जानकारी बताएं। तो ये जानना चाह रहे हैं कि कोहरे और पाले के समय हमें क्या करना चाहिए। तो जब गेहूं की जो फसल है ये ठंडे मौसम की फसल है, तो सीधी सी बात है कि काफ़ी बार ज़्यादा ठंड की वजह से कोहरा और जो पाला होता है वो फसल को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो चला जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि हल्की सिंचाई देनी चाहिए, या तो पाला पड़ने से पहले, या फिर इतना जो आपका जो मिट्टी है उसमें मिनिमम मॉइस्चर, मतलब एक थोड़ा नमी बरकरार रखनी चाहिए। और जब हम पानी देते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा रात में या बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर कम होता है उस समय पर ना दे के, या तो सुबह या दिन के समय पे दे, वरना पानी जम जाता है। और इसके अलावा कुछ उत्पाद जैसे आप सल्फर बेस्ड फंजिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गर्मी या तापमान बढ़ाने में मदद करते हैं। निधि जी, शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके साथ चर्चा करके बहुत मज़ा आया, और मुझे लगता है कि ज़रूर हमारे किसानों को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। किसान भाइयों, कृषि के YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, ज़रूर देखिए। Facebook और Instagram पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। निधि जी, आप यहाँ आए, इतने सारे सवालों का आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे आशा है किसान साथियों कि आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो आप अपनी खेती में उपयोग करेंगे और अपनी खेती को उत्तम बनाएंगे। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल, Facebook और Instagram पे भी जाके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी तरह के भी प्रश्न के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-266-1555 पे भी कॉल कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड तक, जहाँ पे हम गेहूं में लगने वाले बीमारियां और कीटों के संबंधित में जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद।